हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए फाइनल राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक साम्यवादी चीन की विदेश नीति के बारे में बातचीत करेंगे। साम्यवादी चीन की विदेश नीति। साम्यवादी चीन की जो विदेश नीति है, इसके अभ्युदय के क्या कारण थे और आगे जाकर के चीन की विदेश नीति के प्रमुख क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में आज बातचीत करेंगे। चीन के बारे में आप जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया था और उस बदलाव में हम देखते हैं कि जो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा थी, इन विचारधाराओं में चीन भी एक महत्वपूर्ण साम्यवादी विचारधारा का एक समर्थक राष्ट्र रहा है और संसार में इसकी जो आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में भी चीन को जाना जाता है। द्वितीय विश्व से पूर्व यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पूर्व चीन के बारे में कहा जाता है कि ये एक एशिया का एक रोगी कहा जाता है उसे। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों ने उनका खूब राजनीतिक और आर्थिक शोषण किया था। उसी पूर्व का तरबूज समझते थे, लेकिन 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद में विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास 450 परमाणु हथियार के भंडार हैं। उतना ही लगभग 200 वर्ष पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि चीन के बारे में कहा था कि वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि अगर वो जग जाएगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। और साम्यवादी क्रांति ने इस कथन को सही ठहराया था। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि चीन के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूर्व की जो धारणाएं थी, उस धारणा में इस प्रकार से कहा जाता है कि चीन एक दुनिया का वृद्ध जनसंख्या वाला राष्ट्र रहा है और महाशक्ति के रूप में भी अगर देखा जाए तो चीन एक अमेरिका और साम्यवादी सोवियत रूस जैसे राष्ट्रों से एक टक्कर के मुकाबले में खड़ा रहा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के अभ्युदय का प्रमुख क्या क्या महत्व रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का विश्व पटल पर महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इसका उजागर निम्न प्रारूपों में भी किया जा सकता है। चीन को तीसरी महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होना, यानी कि इसके बाद चीन है वो तीसरी महाशक्ति। तीसरी महाशक्ति हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बाद में विश्व पटल पर चीन एक तीसरी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका जो गहरा प्रभाव देखने को मिलता था। क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बाद में हम देखते हैं कि चीन एक ऐसा महाशक्तिशाली राष्ट्र था, तो दुनिया में ये तीसरी शक्ति के रूप में एक उभर कर सामने आया था। दूसरी बात कहते हैं कि नवीन शक्ति का संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र साम्यवादी चीन हो जाने के कारण सोवियत संघ की शक्ति में एक वृद्धि हुई और जिससे चीन एक नवीन एक साम्यवादी या शक्ति संतुलन के रूप में भी एक पूंजीवादी खेमों के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक चुनौती बन गया था। और नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जो नई व्यवस्था थी, उस नई व्यवस्था में ये एक प्रकार से शक्ति संतुलन के रूप में एक साम्यवादी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। उसके बाद में अमेरिकी नीति की विफलता, साम्यवादी चीन की सफलता के फलस्वरूप अमेरिकी जो कूटनीतिक के मार्ग में सबसे बड़ी एक भयंकर बाधा बनकर एक चीन उभरा था और जिसके कारण वाशिंगटन ने स्वांग काई शेक को बनाए रखने के लिए पानी की तरह धन बहाया था और ताइवान के नेतृत्व हेतु इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन की जो बढ़ती हुई जो ताकत थी, एक साम्यवादी ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने भी पानी की तरह पैसे बहाए थे। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी प्रसार को किस प्रकार से रोका जाए। उसके बाद में पश्चिमी गुट की जो नीति में बुनियादी जो परिवर्तन आए थे, पश्चिमी जो चीन की बढ़ती हुई साम्यवादी शक्ति के कारण अमेरिका स्वयं पश्चिमी गुट के नीतियों में एक बुनियादी जो असर पड़ा था, ये भी देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से जो चीन की जो साम्यवादी व्यवस्था है,
उसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। सोवियत संघ के लिए वरदान या अभिशाप। जो सोवियत संघ है के लिए वरदान या अभिशाप। सोवियत संघ के लिए चीन में जो साम्यवादी क्रांति, साम्यवादियों की जो विजय हुई थी, तो एक प्रकार से ये वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे साम्यवाद की जनसंख्या, साधन, स्रोत और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परंतु सोवियत संघ के लिए चीन की बढ़ती हुई शक्ति के कारण एक गंभीर मतभेद उभर कर सामने आते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि एक तरह से सोवियत संघ के लिए एक वरदान भी साबित हो रहा था, क्योंकि इसकी साम्यवादी जो व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था में वृद्धि की जा रही थी, इनकी शक्ति साधन में वृद्धि की जाती, लेकिन दूसरी तरफ इनके लिए खतरा भी था, जिससे एक गंभीर मतभेद के रूप में भी दोनों के बीच में उत्पन्न होने की संभावना भी थी। संपूर्ण एशिया पर एक क्रांतिकारी प्रभाव के रूप में भी कह सकते हैं। पामर और पामकिन जैसे जो लेखक थे, जिन्होंने सोवियत साम्यवादी क्रांति का एक प्रभाव संपूर्ण एशिया महाद्वीप पर बताया था, और क्रांतिकारी प्रभाव के कारण ही निश्चित हम कह सकते हैं कि विशेषकर भारत को आज इसका एक मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर एशिया एवं अफ्रीका में भारत विरोधी वातावरण तैयार करता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में चीन एक संतुलन के रूप में उभर कर सामने आता है, और विशेषकर भारत जैसे जो देश हैं, विकासशील देश हैं, और उसके लिए भी एक प्रकार से एक विरोधी वातावरण तैयार करने के लिए भी इसकी रणनीति रही है। और ऐसी स्थिति में कई बार चीन द्वारा पाकिस्तान का जो समर्थन किया जाता है, या उसको पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध एक भड़काने का जो प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार से एक इसका एशिया महाद्वीप पर क्रांतिकारी प्रभाव देखने को मिलता है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्या का उत्पन्न होना। चीन की जो क्रांति थी, इस कारण से नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्या का उत्पन्न होना। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्या का उत्पन्न यानी कि साम्यवादी चीन की स्थापना से विश्व की नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न होगी। यानी कि चीन को योनो में मान्यता एवं उसकी भूमिका रहेगी। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन एक तीसरी एक ताकत के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगी, तो ऐसी स्थिति में जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, उस नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी कुछ व्यवस्था के जो संतुलन होगा, उस संतुलन में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की भूमिका या विश्व में इसकी क्या भूमिका तय होगी, योनो में इसकी प्रमुख रूप से क्या भूमिका रहेगी, इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक समस्या के रूप में भी सामने आगे रहेगा। पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोपीय एशिया की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे महाशक्ति का स्वरूप लेने लगे, जब चीन धीरे धीरे महाशक्ति का रूप लेने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में जो पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया है, उसकी राजनीति पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने देखने को मिलेगा। और इस संदर्भ में डॉक्टर हरीश कपूर ने के शब्दों में हम कहें तो विश्व राजनीति में शक्ति संपन्न देश के रूप में चीन का अभ्युदय एक रोमांचकारी घटना के रूप में होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चीन का जो अभ्युदय होगा, तो उसके काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब हम कुछ बातें करते हैं कि चीन की जो साम्यवादी जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति के प्रमुख क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चीन की स्वतंत्रता एवं अखंडता की रक्षा करना। पहले तो इसका जो रहेगा उसमें ये कहेगा अपनी स्वयं की अखंडता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। यानी कि चीन अपनी विदेश नीति में सबसे जो पहला उद्देश्य रखेगा कि अपनी जो स्वयं की जो अखंडता है, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता है, और उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी रक्षा करना इसकी विदेश नीति का पहला उद्देश्य रहेगा। और स्वाभाविक है कि हर राष्ट्र, चाहे विकासशील राष्ट्र हो चाहे विकसित राष्ट्र हो, हर राष्ट्र चाहता है कि सबसे पहले अपने स्वयं के राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की जाए। तो इस प्रकार से चीनी जो विदेश नीति, इन्होंने भी इस बिंदु को एक प्राथमिकता के रूप में लिया है। चीन को एक महाशक्ति तथा तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। चीन की जो विदेश नीति का एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि दुनिया में एक महाशक्ति, उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपने आप को एक विश्व मंच पर खड़ा करना। और अमेरिका जैसे जो देश हैं, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, इनके खिलाफ एक मजबूत एक सोवियत मतलब एक साम्यवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को
एक बहुत बड़ी तीसरी महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना। एशिया महाद्वीप में अपना प्रभुत्व जमाना, खासकर विशेषकर जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में हम देखते हैं कि जो अधिकांश उसमें जो विकसित देश हैं, तो ऐसी स्थिति में जब चीन का अभ्युदय होगा तो चीन एशिया महाद्वीप में एक बहुत बड़ी एक धुरी के रूप में उभर कर सामने आएगा, यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करेगा, जिससे कि एशिया महाद्वीप की जो अन्य राष्ट्र हैं इनका मुकाबला नहीं कर सके। और ऐसी स्थिति में विशेषकर हम देखते हैं कि जैसे भारत तो एशिया महाद्वीप में उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आगे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में चीन का हमेशा यही रुझान रहा है कि किसी न किसी रूप में किस प्रकार से एशिया महाद्वीप में भारत की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए, और उसको एक संतुलन प्रति संतुलन करने के लिए इन्होंने कई बार पाकिस्तान को एक समर्थन देकर के या आतंकवादी गतिविधियां का सपोर्ट कह सकते हैं, या इनको सामरिक जो हथियार बेचकर या आर्थिक जो एक पैकेज देकर के इस प्रकार से या ऋण देकर के इस प्रकार से भारत को एक कमजोर करने का प्रयास किया है, जिससे कि एशिया महाद्वीप में अपनी जो ताकत है वो शक्ति है वो बरकरार रह सके। इस प्रकार से इनकी नीति रही हुई है। उसके बाद में एशिया एवं अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व करना और साम्राज्यवादी शक्तियां विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का सहयोग करना। यानी कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में हम देखेंगे कि एशिया एवं अफ्रीका ये जो महाद्वीप है इसमें साम्यवादी प्रसार करना, और उस स्थिति में देखते हैं कि विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में अगर कोई उसके विरुद्ध कोई युद्ध में संघर्ष ले, तो ऐसी स्थिति में जो चीन की विदेश नीति रहेगी उसका उद्देश्य ये रहेगा कि किसी न किसी रूप में हम साम्यवादी जो राष्ट्र है इनका किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि ये पूंजीवादी के खात्मे में महत्वपूर्ण सहयोग कर सके। चीन की सीमाओं का विस्तार करना, चीनी गणराज्य इनकी जो सीमाएं हैं इनकी सीमाओं में विस्तार करना, और जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं जिनको साम्यवादी क्रांति के कारण या साम्यवादी विचारधारा के रूप में इसको एक रूपांतरित करना, जिससे कि अपनी विश्व पटल पर अपनी शक्ति बरकरार रह सके। प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों, उनके परिवारों तथा संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी चीन की विदेश नीति का उद्देश्य रहा है कि जो प्रवासी चीनी है उनके हितों का किस प्रकार से सुविधा प्रदान की जा सके। सोवियत संघ अथवा रूस के प्रभाव क्षेत्र को कम करना, यानी कि विश्व पटल पर जो एक सोवियत संघ जो महाशक्ति के रूप में, जो द्वितीय महाशक्ति के रूप में उभर कर आ रहा था, तो वो चाहता है कि इसके प्रभाव किस प्रकार से कम किया जाए, जिससे कि इस स्थान को एशियन चीन ले सके। उसके बाद में चीन की राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की जो विदेश नीति, इस विदेश नीति के बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे, और ये उद्देश्य कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि स्वयं की राष्ट्र की एकता और अखंडता या उसकी स्वतंत्रता को रक्षा करना, एशिया महाद्वीप में उसकी जो भूमिका है उसकी भूमिका की प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करना, और साम्यवादी जो ताकतें हैं, साम्यवादी ताकतों का समर्थन करना, और पूंजीवादी के खिलाफ अगर कोई संघर्ष करते हैं तो ऐसी स्थिति का समर्थन करना। इस प्रकार से चीन की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य रहे हुए हैं। धन्यवाद।